So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science first book chapter number 1 दो ध्रुवीयता का अंत। तो बेसिकली आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर अपने चैप्टर नंबर 1 की हम ओवरऑल रिवीजन करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को दोबारा से काफी इंटरेस्टिंग ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई दो ध्रुव यहाँ पे किसकी बात हो रही है। पहली तो बात हो रही है यूएसए की और दूसरी बात हो रही है यूएसएसआर की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अमेरिका और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूस। करेक्ट। अब इन दोनों की बात हो रही है। अब दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि रूस का विघटन हो गया, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका का बेसिकली एक अकेला देश बचा जो कि शक्तिशाली था। तो ये दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, मगर ये असली कारण नहीं है। देखो, इन दोनों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी। इसकी व्यवस्था जो थी वो थी प्राइवेटाइजेशन, इसकी बेसिकली सोशलिज्म थी। ठीक है, ये समझ गए। अब इसका मतलब यह है कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर सभी चीजें पूंजीवादी होंगी भैया, यानी कि सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। और यहां पे क्या होती थी? यहाँ साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था कह लीजिए। इसके अंदर सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता था, अपना कोई भी चीज नहीं है। जो आपको प्रोवाइड करवाएगी वो सरकार करवाएगी, गवर्नमेंट करवाएगी। ठीक है, अब ये इन दोनों की व्यवस्थाएं थी। सबसे बड़ी जो टक्कर थी वो इन दोनों व्यवस्थाओं की थी। तो बड़े बड़े जितने ये देश थे, इसी हिसाब से बहुत सारे देश इनकी व्यवस्थाओं को लेकर इनके अंदर संगठित थे। यानी कि यूएसएसआर के अंदर बेसिकली बहुत सारी व्यवस्थाएं थी अकॉर्डिंग टू अमेरिका। तो इसके अंदर बहुत सारे देश सम्मिलित थे और अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन आज भी सोवियत संघ विघटन होने के बाद रूस पूरे संसार का सबसे बड़ा देश है। और सोचो, जब ये पूरा एक गठबंधन के अंदर था तो कितना बड़ा होगा। तो इसीलिए इन दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं थी, दोनों ही महाशक्तियां थी। अब इनका अंत कैसे हुआ? तो देखो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है इनका अंत जो हुआ हमारे भारत की आजादी के बाद हुआ, यानी 19 कैसे? देखिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं इन दोनों ग्रुप्स का ना अपनी अपनी एक क्वालिटी है या फिर अपना अपना एक ग्रुप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले ग्रुप का ना अपना एक ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर ए और इस वाले अपने ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर बी। अब भारत यहां से क्या हो गया? भारत यहां से आजाद हो गया। अब जब भारत यहां से आजाद हुआ तो वो उसका एक न्यू एडमिशन हो गया, इसका न्यू एडमिशन हो गया स्कूल के अंदर। करेक्ट। अब स्कूल के अंदर न्यू एडमिशन हुआ तो ग्रुप ए यानी कि क्लास का जो पहला ग्रुप है वो ये चाह रहा है कि भारत मेरे अंदर सम्मिलित हो ताकि मैं और ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं, और दूसरा ग्रुप जो है वो ये चाह रहा है कि भारत मेरे अंदर सम्मिलित हो, मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। अब इस सिचुएशन के अंदर भारत के जो बड़े प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, और बड़े बड़े को छोड़ो जितने भी नेता थे उन्हें बड़े ध्यान से और बड़े दिमाग से उस समय काम लिया था सभी चीजों का। यानी कि अगर उस समय हम जरा सी भी होड़ के अंदर या फिर जरा सी भी बेसिकली अपने अंदर घमंड वाली बात ले लेते ना कि हम अमेरिका के साथ जाएंगे या हम रूस के साथ जाएंगे, तो इसका मतलब सीधा सा ये होता कि पूरी दुनिया में से आधी दुनिया को अपना दुश्मन घोषित कर देना आजादी के बाद ही। इसीलिए भारत ने सोचा भाई ऐसा करना तो बहुत ज्यादा गलत है। और अल्टीमेटली इन दोनों व्यवस्थाओं की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर हमारे देश का चाल चलन नहीं चल पाएगा। वो क्यों? क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें गरीब भी रहता है तो अमीर भी रहता है। अमीरों के लिए बेसिकली प्राइवेटाइजेशन जरूरी है क्योंकि वो बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी देखते हैं। मगर यहीं पर अगर हम गरीबों की बात करें तो गरीब क्या करेंगे, बेसिकली बच्चे सस्ते गुड्स खरीदेंगे, है ना। तो उनके लिए सोशलिज्म की जरूरत है, यानी साम्यवादी व्यवस्था की जरूरत है। तो भारत ने बोल दिया कि ना तो मैं ग्रुप ए के साथ आऊंगा ना बी के साथ आऊंगा, मैं अपना एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप नंबर सी, जिसका नाम उसने दिया गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, तो यहां से इस 1945 के बाद पूरे विश्व में पहले दो ही ग्रुप चल रहे थे, साम्यवादी और पूंजीवादी। अब एक और ग्रुप आ गया था जिसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति, जिसका चाल चलन कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। तो अब इस वजह से दो ध्रुवीयता का अंत विश्व के स्तर पर विघटित हो गया या फिर अंत हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अल्टीमेटली ये जो हमने पहले पढ़ी थी चीजें कि बेसिकली सोवियत संघ के अंदर होड़ की वजह से, हथियारों की होड़ की वजह से अपनी रिसोर्सेज उसने खराब कर ली थी, अपनी अर्थव्यवस्था खराब कर रही थी, जो वो वादे करते थे यानी कि जो उस व्यवस्था की चीजें थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया और अंत में अमेरिका ही बचा तो उसका वर्चस्व कायम हो गया। ये एक इसका फैक्टर या पॉइंट बन सकता है, बट ये ओवरऑल एक रीजन नहीं हो सकता कि दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। रीजन एक्चुअल में ये है। ठीक है, सो यहां तक समझ में आया होगा। अब मैंने आपको साम्राज्यवादी बता दी और प्राइवेटाइजेशन वाली बता दी। नेक्स्ट जो आता है इसमें बेसिकली ये आ जाता है स्टूडेंट की साम्यवादी व्यवस्था का जन्म कब हुआ। तो साम्यवादी व्यवस्था का जन्म बता देना आपको भैया 1917 में हुआ, 1917 में। ठीक है, ये याद रखना 1917 के अंदर साम्यवादी व्यवस्था का जन्म हुआ था, साम्यवादी क्रांति की शुरुआत के बाद, जो कि पूंजीवादी के खिलाफ लड़ी गई थी। अब ये पूंजीवादी के खिलाफ जो लड़ी गई थी क्रांति, उसके बाद साम्यवादी व्यवस्था का गठन हो गया 1917 में। ये क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछ लिया जाए पूंजीवादी क्या है, साम्यवादी क्या है, आप इजीली बता दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक हमें सब चीज समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और जल्दी से उसे भी कवर कर लेते हैं।
चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को। पहले का नाम है दूसरी दुनिया, यानी कि इस चैप्टर में ना हमें एक शब्द सुनने को मिलता है दूसरी दुनिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब सोवियत संघ बना तो उन्होंने पूर्वी यूरोप के कुछ देशों को फांसीवादियों के चुंगल से छुड़ाया। अब वो फांसीवादी कौन थे? हिटलर थे। तो उन देशों को जो छुड़ाया सोवियत संघ ने, तो उनको अपने अंदर ही सम्मिलित कर लिया। इन्हीं देशों को आगे चलकर दूसरी दुनिया के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भैया दूसरी दुनिया क्या होती है। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की स्थिति यानी कि 1945 के बाद, तो आपको याद रखना है कि भारत की आजादी के बाद सोवियत संघ की स्थिति जो थी वो चरम सीमा पर थी, यानी कि इसकी संचार प्रणाली बहुत ही ज्यादा आगे थी। ये उभरती हुई महाशक्ति थी जो कि अमेरिका को टक्कर दे रहा था। इसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी, इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसके अंदर रहने वाले हर नागरिक के पास रोजगार था, इसके अंदर जितने भी नागरिक रहते थे जो उनकी व्यवस्थाएं थी जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी वो सब फुलफिल करना सरकारों का दायित्व था। तो इस तरीके से इसकी संचार प्रणाली, इसकी व्यवस्था काफी ज्यादा उत्थान पर थी। ये काफी महाशक्तियों के अंदर गिना जाने लगा। तो आपको लिख देना है कि बेस्ट सिचुएशन, मैंने यहाँ हिंट भी डाल रखा है। ठीक है, यही हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने की दूर दराज के देश भी इसकी अच्छी अवस्था को देखकर इसके अंदर सम्मिलित थे कि हम गरीब गुरबा देश हैं, हम इसके अंदर सम्मिलित रहेंगे तो बेसिकली हमारी सिचुएशन बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि जो इस संगठन के अंदर आएगा वो सभी जितने भी कार्य करता है वो सभी उनके ऊपर भी किए जाएंगे। यानी कि मान लो कोई गरीब गुरबा देश है वो सोवियत संघ के अंदर आ गया और तो उसके अंदर गरीबी बहुत है, तो वो गरीबी खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि वो व्यवस्था वहां भी कार्य करेगी, वहां भी लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, वहां भी लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। तो अल्टीमेटली दूर दराज के जो गरीब गुरबा देश थे और भी कोई देश थे वो इसके अंदर इसी वजह से सम्मिलित थे। तो ये थी हमारी बेस्ट सिचुएशन 1945 के बाद सोवियत संघ की। नेक्स्ट आता है सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो बेसिकली सोवियत संघ ना बहुत सारे कारणों से विघटन हुआ है, जैसे कि ये कि इसने ना जिस तरीके से उत्थान पे जा रहा था बट धीरे धीरे करके इसने इसके अंदर हथियारों की होड़ करना शुरू कर दी थी। यानी कि मेरे पास ज्यादा हथियार होंगे तो मैं जीत जाऊंगा और मेरे पास ज्यादा परमाणु बम होंगे तो मैं शक्तिशाली बनूंगा और ज्यादा। तो इस तरीके से अपने हथियारों की होड़ को फुलफिल करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का, अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट वहां खर्च करने लगा। अब ज्यादा से ज्यादा पार्ट जब वहां खर्च होने लगा तो इसका मतलब ये निकला कि वहां पर जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा उठी, यानी कि चरमरा उठी पूरी तरीके से। यानी कि जो वहां पे उनके क्राइटेरिया थे कि अपने नागरिकों को हमें स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित, बीमारियों से संबंधित उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना है, अब उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे थे। यानी कि और इसके अंदर जो सबसे मेन बेहतरीन फीचर था कि सोवियत संघ के अंदर कोई भी चीज अगर बननी है तो वो उस देश के अंदर ही बनेगी, इसके अंदर कोई भी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन की नीड नहीं थी। इसी देश के अंदर, इसी संगठन के अंदर सुई भी बननी है तो वहां बनेगी, एरोप्लेन भी बनना है तो वहां बनेगा। और इसी वजह से यहां पर अब जब पैसा ही नहीं बच रहा था तो वो इन ट्रांजेक्शन कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। तो यहां से सोवियत संघ के विघटन का कुछ कारण बना। फिर कुछ समय बाद यहां पे जो नौकरशाह थे, जैसे कि हमारे देश के अंदर आईएएस आईपीएस को माना जाता है ना, तो जो इस देश के अंदर नौकरशाह थे उनका शिकंजा काफी ज्यादा मजबूत हो गया। वो शिकंजा इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि वो अब नागरिकों की तरफ जवाब दे ही नहीं थे। यानी कि वो बेसिक जरूरी नहीं समझते थे कि हम जवाब दें इनको, जो हमने किया वो बेहतर ही किया है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर नागरिकों को बोलने की आजादी नहीं थी। कोई भी संगठन, कोई भी अपनी बेसिकली कहते हैं ना कि जगह जगह धरना करने की भी आजादी इनको नहीं थी, अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था इनको, मौलिक अधिकार कोई भी प्राप्त नहीं था, ना कोई अपनी जमीन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था इस सिस्टम में। तो यहाँ के लोग अपने विचार कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते थे, चुटकुलों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। तो नौकरशाह बिल्कुल अब शिकंजा मजबूत हो चुका था उनका, तो इसलिए यहाँ पे कारण बना। धीरे धीरे करके अब हमने देखा कि भैया हमारे पास ना तो पैसा बच रहा कि मैं सकल घरेलू उत्पाद को अच्छा कर सकूं, ना मेरे पास पैसा बच रहा कि संचार प्रणाली को अच्छा कर सकूं। तो अब हम करें क्या? तो धीरे धीरे करके इसमें सबसे लास्ट में एक नेता आए, गोरबाचेव। तो गोरबाचेव की नीतियों को भी सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जब सोवियत संघ विघटन होने की कगार पे आ गया तो यहां पे क्या हुआ, उन्होंने सोचा भैया अगर हम बंधी हुई अर्थव्यवस्था के अंदर रहेंगे तो हम इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और हमारी जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है ये भी ठीक नहीं हो पाएगी। तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, हमें साम्यवादी से या पूंजीवादी की तरफ आना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहां पर क्या हुआ था कि सोवियत संघ के जो नेता थे, गोरबाचेव की दो नीतियां निकली थी, उन नीतियों ने बेसिकली काम तो शुरू कर दिया था मगर ये दोनों तरफा खिलाफ हो गई थी। अब वो कैसे? वो ऐसे कि इनकी पार्टी के नेता ही इनके खिलाफ थे कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, हमारी नीति तो साम्यवादी की, आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इस तरीके से। और दूसरी चीज ये, वहां का नागरिक इतना परेशान हो गया था महंगाई से, वहां की खराब सिचुएशन थे, तो वो चाह रहा था कि ये जो नीतियां निकली जल्द से जल्द काम हो जाए, जल्द से जल्दी वर्क करें, मगर वो नीति नहीं कर पा रही थी जल्द से जल्द वर्क, क्योंकि किसी भी नई जगह पर कोई भी नया क्राइटेरिया इतनी जल्दी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता उसका। तो इसीलिए वो नीतियां काम तो कर रही थी बट बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी। तो इसीलिए वहां पर ये नीतियां धीरे धीरे काम करने की वजह से गोरबाचेव की नीतियां भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। जो दूर दराज के देश इसके अंदर सुव्यवस्था की वजह से सम्मिलित थे वो भी अब इसको छोड़कर जाने लगे। तो यहां पर आपके सोवियत संघ के विघटन के कारण का भी हमारा एंड होता है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और जल्दी से कवर कर लेते हैं और भी सारे टॉपिक्स को।
तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो ये तो अपने माइंड में फिक्स रखो कि सोवियत संघ के दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो ये तीन क्वेश्चन या तीन टॉपिक अलग अलग भी आ सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, या 6 नंबर में एक में भी आ सकते हैं। तो आपको ये समझ के चलने हैं। सो होपफुली मैं समझता हूं कि आपको समझ में भी आ गए होंगे, और नहीं आए हो तो आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं दोबारा इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और भी अच्छे तरीके से। बाकी मैं अभी अपना बेस्ट दे रहा हूं, सो होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या हुए, देखो सीधा साधा समझो। सोवियत संघ की हमने स्थिति जान ली, काफी बेहतरीन स्थिति थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। धीरे धीरे करके उसने होड़ शुरू कर दी अलग अलग चीजों की, और इस होड़ के कारण उसने अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान छोड़ दिया, और इसी वजह से वहां के नौकरशाहों का शिकंजा मजबूत हो गया। अब ले देखिए उसका विघटन हो गया। अब परिणाम क्या होगा, देखो जो पूरे विश्व के स्तर पर हथियारों की होड़ चल रही थी वो खत्म हो गई। साम्यवादी व्यवस्था जिसको हम रूस यानी कि सोवियत संघ के नाम से जानते हैं उसका विघटन हो गया, और इसी के वजह से जो पूरे विश्व के अंदर दो महाशक्तियां उभर कर आ रही थी उसमें से सिर्फ एक ही बची जिसका नाम था अमेरिका। और जो इसके दूर दराज के देश सम्मिलित थे, अब उन्हें फिर डर हो गया कि भाई हम तो गरीब गुरबा देश हैं, छोटे देश हैं, कोई हम पे कब्जा ना कर ले। तो उन देशों ने, उनमें से कुछ 15 देशों ने एक संगठन बना लिया जिसको हम सीपीआई के नाम से जानते हैं। तो सीपीआई के नाम से मशहूर हो गया। तो इस तरीके से बेटा यहां पर हमारी बन जाती है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। शॉक थेरेपी का भी अंत, सॉरी यहां पे गोरबचोव की नीतियों का भी अंत हो गया, शॉक थेरेपी का उदय हो गया। ये आपको लिखना है, जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं वही आप मिला जुला के लिख सकते हो उसके परिणामों के अंदर। बाकी मैंने आपको बहुत सब बता दिए, सो होपफुली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है बेटा वो आता है शॉक थेरेपी का। अब शॉक थेरेपी का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए शॉक थेरेपी का मतलब ये है कि बेसिकली साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जंप मारना। अब इसका मतलब क्या, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक खेत है, अब उस खेत को आपने किराए पे दे रखा है। अब वो आपने जब खेत किराए पे दे रखा है तो वो खेत जिसको किराए पे दिया वो उतनी ही प्रोडक्शन करेगा जितनी उसको सैलरी मिल जाए, समझ रहे हो। यानी कि आप उससे कहोगे भैया तुझे एक सब्जी उगानी है या 2 सब्जी उगानी है, वो उतनी सब्जी उगाएगा, उससे ज्यादा सब्जी नहीं उगाएगा वो। यहीं पर अगर आप उस खेत के अंदर खुद ही काम कर रहे हो तो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, यही रहेगा कि यार इसके अंदर एक सब्जी उग रही है, क्यों ना एक जगह पे मैं फूल उगा लूं, क्यों ना एक जगह पे मैं गाजर उगा दूं। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी करने की सोचोगे। अब साम्यवादी व्यवस्था के अंदर यह था कि हर एक उद्योग, हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर सरकार के अंदर था। अब सरकार तो काम नहीं कर पा रही थी बढ़िया तरीके से, तो यहां पर अब ये जरूरी हो गया कि उद्योगों को निजी हाथों के अंदर दिया जाए, कारोबार को निजी हाथों के अंदर दिया जाए। तो इसी वजह से यहां पे क्या चीजें हुई, यहां पर थोड़ा सा एक अपनी व्यवस्था को चेंज करना था, बट इसका मेन मोटिव था जनता को इस स्तर से इस स्तर पर ले जाना। मगर हुआ बिल्कुल इसका विपरीत, जनता यहां थी तो और नीचे चली, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो अमीर व्यक्ति थे वो और ज्यादा अमीर हो गए और जो गरीब व्यक्ति थे वो और ज्यादा गरीब हो गए। जो शॉक थेरेपी का मेन मोटिव था वो उसमें असफल रहा, और साथ के साथ इसमें और भी खराब सिचुएशंस हो गई। जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसमें काफी भारी गिरावट आई, वहां पे महंगाई का स्तर काफी बढ़ गया, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा उठी, और भी कई सारे कारण हुए। सो इसी के साथ इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स आते थे उन सभी को मैंने आपको दोबारा से रिव्यू करवा दिया है। सो होपफुली आपको अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा, अगर कहीं थोड़ा बहुत लगा भी हो तो। सो होपफुली आपको सभी चीजें क्लियर होती हुई आई होंगी। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स थे वो हमने सब कवर कर लिया। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस रखना है, और एक बार जितनी चीजें आप पढ़ते हो इस पर एक बार रिवीजन जरूर करनी है भैया। इसी दिन के अंदर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज जरूर करो, अपनी तरफ से पढ़ो जरूर। और जब ऐसा काम करोगे तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नोट्स है ना वो सब दिमाग के अंदर कैप्ट हो जाएंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी ही तरीके से, काफी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। बट अगर आपको किसी और चैप्टर के अंदर डाउट हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, पहले हम उस चैप्टर को कवर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।